हेलो एवरीवन। मैं अनुभव खंडेलवाल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। आज हम एफसीआई सीरीज में वर्टिब्रेट पेस्ट का लेक्चर 2 देखते हैं। अब तक हमने लेक्चर 1 पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ हम लेक्चर 2 को स्टडी करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर 2 रहेगा। इसमें हम बर्ड्स के बारे में, हाउस स्पैरो के बारे में स्टडी करेंगे, रोडेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आती है वो है हाउस स्पैरो। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। छोटी चिड़ियाँ सब जगह पाई जाती है। हमारे घर के आंगन से लेकर खेतों तक सब जगह ये पाई जाती है ना। ये या तो जोड़े में रहती है या फिर एक बहुत बड़ी गैदरिंग के रूप में भी रहती है, और सिंगल दो भी रहती है। ये जो है ये मेल है, और ये जो होती है ये फीमेल होती है। तो मेल और फीमेल दोनों रह जाती है। इसके अगर हम हायरार्की की बात करें, सिस्टमेटिक हायरार्की की बात करें, टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें, टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात करें, तो जीनस है इसका पेसर और स्पीसीज है डोमेस्टिकस। इसे भी हमें अंडरलाइन करना होगा क्योंकि ये इटैलिक में नहीं लिखे हुए हैं। तो पेसर डोमेस्टिकस इसका साइंटिफिक नेम भी हो गया, पेसर डोमेस्टिकस। जीनस पेसस है, स्पीसीज डोमेस्टिकस है। ऑर्डर पेसिरिफॉर्मिस और फैमिली प्लोसिडी। ठीक है, तो पेसर डोमेस्टिकस इसका साइंटिफिक नेम है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था किंगडम होता है, डिवीजन या फाइलम होता है, क्लास होती है। ये जो है सीक्वेंस है ना। किंगडम के बाद डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, और फिर स्पीसीज है। तो इस तरीके से ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। हाउस स्पैरो के अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये जो है सब जगह ही पाई जाती है ना। जहाँ भी ह्यूमन सिविलाइजेशन होता है, जहाँ भी मनुष्य रहते हैं वहाँ ये पाई जाती है, वर्ल्ड वाइड पाई जाती है, सब जगह पाई जाती है। बहुत जनरली अपने घर के आंगन में घूमती रहती है, घोंसले बनाती रहती है घरों में। तो ये सब जगह पाई जाती है। इसकी चाहे 2000 मीटर हिमालय, जो हिमालयाज है उसकी 2000 मीटर ऊंचाई से लेकर प्लेन्स, मैदानों तक सब जगह ये पाई जाती है। फूड की अगर हम बात करें तो ये एक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है। ओमनीवोरस का मतलब, देखो, एक होता है हर्बीवोरस, सभी को पता है फिर भी बता देता हूँ। हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, और एक होते हैं ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो पेड़ पौधे, शाक, पत्तियां वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस जो जंतुओं को खाते हैं, और ओमनीवोरस जो इन दोनों को खाते हैं। मतलब वो पेड़ भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, फसल भी खाते हैं, और जंतुओं को भी खाते हैं। दैट इज ऑल ओमनीवोरस। हम मनुष्य जो है ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं। तो दैट इज वाई वी आर ओमनीवोरस। तो ये जो हाउस स्पैरो होती है, ये जो बर्ड होती है, ये ओमनीवोरस होती है। मोस्टली ये सीड खाती है, बट इन कभी कभी केस में इंसेक्ट भी ये खा लेती है। तो ये ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो मोस्ट फैमिलियर बर्ड है ना, सब जगह पाई जाती है, इंसानों के बीच में रहती है, कांस्टेंट चिरिपिंग करती है ना, चहचहाट जिसको हम कहते हैं, चहचहाट करती है ना, सुबह सुबह बिल्कुल ची ची करती रहती है। तो कांस्टेंट चिरपिंग है ना। और स्मॉल पार्टीज पार्टीज के रूप में या लार्ज गैदरिंग्स के रूप में रहती है। या तो ये दो रहेगी, मेल और फीमेल, या फिर बहुत बड़ा एक झुंड या फ्लॉक रहेगा इनका। तो इस तरीके से लार्ज गैदरिंग या फिर झुंड के रूप में या सिंगल पेयर के रूप में भी ये रहती है। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, ब्लर है, बट ठीक है। 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो, मैंने कहा था ये मेल है,
और ये जो ग्रे कलर की होती है ये फीमेल होती है। तो मेल जो होता है इसका क्राउन जो होता है ना, क्राउन ये ऊपर का, ये ग्रे कलर का होता है। इसकी जो बीक है ये थोड़ी ब्लैक कलर की होती है, चोंच ब्लैक कलर की होती है, ऊपर का ये क्राउन जो ग्रे कलर का होता है ना। इसके जो चीन है, ये गाल जो है इसके, ये ब्लैक कलर के होते हैं, है ना, और ग्रे ब्राउन कलर का ये रंप होता है। तो इस तरीके से ये मेल का आइडेंटिफिकेशन है। फीमेल के आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फीमेल जो है डल ग्रे कलर की, डल ग्रे ब्राउन कलर की होती है, डल ग्रे ब्राउन कलर की होती है ना। तो फीमेल जो है डल कलर की होती है और मेल में थोड़े दो चार कलर अलग अलग पाए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन सब वैसे जनरली जानते हैं, पर एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए हमने यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम डैमेज की बात करें इसका, तो ये जो है ना मोस्टली सीरियल्स पर डैमेज करती है। जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं सीरियल्स पर डैमेज करती है ना। ग्रेन फिलिंग स्टेज के टाइम पर जब उसके अंदर ग्रेन बन रहे होते हैं, डोल स्टेज रहती है, कच्चा ग्रेन रहता है, जिसमें मॉइस्चर रहता है, थोड़ा लूज रहता है, तब ये अटैक करती है। और सबसे ज़्यादा व्हीट का जो फील्ड है वो वनरेलेबल है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के टाइम पर व्हीट के फील्ड में सबसे ज़्यादा अटैक होता है किसका? इन बर्ड्स का। और पंजाब में, जैसे कि पंजाब में पैराकीट भी हमने देखा था, मैंगोज पर बहुत ज़्यादा लगता था। उसी तरह पर्ल मिलेट और सोरगम की जो क्रॉप है पंजाब के अंदर दो क्रॉप, पर्ल मिलेट एंड सोरगम। और पेडी जो है वो गुजरात के अंदर मेनली डैमेज होती है। ये हमें याद रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि पंजाब में पर्ल मिलेट एंड सोरगम है और पेडी में गुजरात। ये दोनों क्रॉप, जो ये तीनों क्रॉप है, ये मोस्टली अफेक्ट होती है किससे? हाउस स्पैरो से। पर्ल मिलेट एंड सोरगम इन पंजाब एंड पेडी इन गुजरात। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो पूरे साल भर ब्रीड करती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और पॉपुलेशन जो है पूरे साल भर होता है इनमें। एग जो है इनका ग्रीनिश वाइट कलर का एग होता है और उस पर ब्राउन रोचेज होते हैं, ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं। लगभग 3 से 5 अंडे ये एक बार में देती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल इसकी बायोलॉजी हो गई। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट ये है कि देखो, ये जो हाउस स्पैरो है ना, इसके बारे में एक ये बात है कि ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है ना। तो इनको एक तो मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए गुलेल से या किसी गोली से, इसको मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम हो गई है। क्योंकि हम जो है ये डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इनको हाउस नहीं मिलता है, इनको नेस्ट नहीं मिलता है, इनको जगह नहीं मिलती है अपना नेस्ट बनाने के लिए, तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है। और यू कैन फील इट, तुम इसे महसूस कर सकते हो अपने आसपास। जैसा हम पहले इस हाउस स्पैरो को देखा करते थे, आजकल ये वैसी हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती नहीं है। बहुत ही बाय चांस कोई मिल जाए दो चार तो ठीक है, नहीं वरना इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इनके जो इनको हमें नेस्ट को इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए, इनके नेस्ट को हमें शिफ्ट कर देना चाहिए किसी दूसरे एरिया में जहाँ क्रॉप ना लगी हो, है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ जहाँ आदमी रहते हो वहाँ हमें इसे क्या कर देना चाहिए? एक सेकेंड, वहाँ हमें इसे शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसको, और इसके अलावा जो हम पुतले लगाते हैं वो सब, और कुछ आवाज कर कर भी हम इन्हें भगा सकते हैं। तो डिफरेंट मैनेजमेंट मेजर लिए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हम बर्ड्स के बाद अगला जो हमारा वर्टिब्रेट पेस्ट है, दैट इज रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रोडेंट्स? रोडेंट्स किसे कहते हैं? देखो, रोडेंट्स का मतलब है वो सभी स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स जो कुतरने का काम करते हैं, है ना, कुतरते हैं, जिनके आगे के दांत जो फ्रंट टीथ है वो बड़े बड़े होते हैं, फ्रंट टीथ बड़े, है ना, लार्ज फ्रंट टीथ होते हैं
उनको हम रोडेंट्स कहते हैं, कुतरने का काम करते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर रेट्स आते हैं, माइस आते हैं, है ना, चूहे आते हैं सभी तरीके के, स्क्विरल्स आती है, गिलहरी जिसको हम कहते हैं, है ना, जो कुतरने का काम करती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रोडेंट्स इंक्लूड रेट्स, माइस एंड स्क्विरल्स, है ना। इसके बाद अगर इसकी इकोलॉजिकल कंडीशन की हम अगर बात करें, तो देखो 128 स्पीसीज है रोडेंट्स की, लगभग 128 स्पीसीज है जो कि 46 जेनरा से बिलोंग करती है, 46 जीनस से बिलोंग करती है। और उन 46 जीनस की लगभग 20 स्पीसीज ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर एज ए पेस्ट होती है ना, हमें जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है वो लगभग 20 स्पीसीज होती है। कई तरीके के अलग अलग चूहे होते हैं, है ना, रेट्स, माइट्स, इनको छछूंदर, मोल रेट जिसको हम कहते हैं, वो सब हम आगे एक एक करके उनका डिटेल स्टडी करते हैं। ये जो रोडेंट्स होते हैं ये ना केवल फील्ड में होते हैं बल्कि गोडाउन्स में पाए जाते हैं, वेयर हाउस में पाए जाते हैं, पोल्ट्री में पाए जाते हैं, लाइव स्टॉक फैसिलिटीज में पाए जाते हैं। तो इनका मतलब ये सब जगह होते हैं, है ना, एवरीवेयर, सब जगह रोडेंट्स पाए जाते हैं। डैमेज वेरिड क्रॉप टू क्रॉप एंड स्टेज ऑफ क्रॉप, ये सही बात है, ये तो सभी में लागू होता है कि जो डैमेज होता है वर्टिब्रेट पेस्ट है वो क्रॉप टू क्रॉप और स्टेज ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा स्पीसीज ऑफ रोडेंट्स या वर्टिब्रेट पेस्ट पर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई तरीके के रोडेंट्स जो है वो हानिकारक होते हैं, जैसे हम हमें देखो नेक्स्ट स्लाइड में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ मैं। बेंडिकोटा बेंगालेंसिस, फर्स्ट वन इज बेंडिकोटा बेंगालेंसिस, ये कुछ इस तरीके का होता है। मस मस्कुलस, ये देखो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का है ना, और ये थोड़ा एक टाइप का है, ऊपर से थोड़ा इसमें घुमा होता है, ब्राउन कलर का होता है। रेटस रेटस जो है मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ कुछ बाई चांस ये वाइट कलर के भी हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही टेटेरा इंडिका होता है, ये मोस्ट कॉमन जो है, इस पे देखो यार रिंग्स पाई जाती है इसकी पूंछ पर, है ना, टेटेरा इंडिका। तो बेंडिकोटा बेंगालेंसिस, मस मस्कुलस, रेटस रेटस, टेट्रा इंडिका, ये सब चूहे ही है ना, माउस ही है, रेट ही है। इसके अलावा कुछ इंडियन स्पीसीज के माउस भी है, मिलार्डिया मेल्टोडा जिसको हम कहते हैं, मिलार्डिया मेल्टोडा, कुछ कॉमन स्पीसीज बता रहा हूं जो कि पाई जाती है। मस बुडुगा, मस, ये स्मॉल आएगा, बुडुगा, मस बुडुगा, है ना। इसके अलावा मस प्लेटीथ्रिक्स, एक और है मस प्लेटीथ्रिक्स। तो मिलार्डिया मेलेटोडा, मस बुगुडा एंड मस प्लेटीथ्रिक्स, ये 3 अलग इंडियन स्पीसीज है जो कि चूहों की पाई जाती है। ये मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो एक तरीके के, और ये सभी जगह पाए जाते हैं, है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब जगह होता है। अब देखो स्पीसीज के अकॉर्डिंग कल्टीवेटेड क्रॉप में क्या क्या डैमेज करते हैं, क्रॉप वाइज एंड स्पीसीज वाइज थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम व्हीट की बात करें, गेहूं की अगर हम बात करें, है ना, व्हीट, तो गेहूं में देखो सीडलिंग और राइपनिंग स्टेज जब आती है, या तो स्टार्टिंग फेज हो व्हीट का, या फिर लास्ट जब राइपनिंग होती है, डो स्टेज आती है, तब लगभग 110 टू 120 डेज आफ्टर सोइंग, तब ये अटैक करते हैं। 2.7 इनकी रेंज यहाँ दे रखी है कि सबसे कम कौन से स्टेट में, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में। 2.7% गुजरात में और 21.3% राजस्थान में इनका अटैक होता है ना। तो 2.7% मिनिमम गुजरात में है, और व्हीट क्रॉप की बात कर रही है केवल यहाँ पर, व्हीट क्रॉप, है ना, और 21.3% जो है वो राजस्थान में। बेंडिकोटा बेंगालेंसिस अभी हमने बताया था ऊपर, टेटेरा इंडिका, मस मस्कुलस, मेजर स्पीसीज इन गुजरात में जो मेजर स्पीसीज है जो 2.7% लॉस हो रहा है वो बेंडिकोटा बेंगालेंसिस, टेटेरा इंडिका और मस मस्कुलस के द्वारा होता है। जबकि जो राजस्थान है वहां मस हुर्रियाना के द्वारा अटैक होता है
किसका, चूहों का अटैक होता है व्हीट क्रॉप के अंदर। इसी तरीके से अगर हम राइस की बात करें तो वो भी सीडलिंग, मिल्की और ग्रेन मेचुरेशन स्टेज पर, मतलब ये तभी खाता है जब प्लांट थोड़ा कमजोर होता है ना, ग्रेन बन जाते हैं तब उसके काम की चीज बन जाती है, और ग्रेन में थोड़ा मॉइस्चर होता है तभी उसको खाता है। इसकी अगर रेंज की हम बात करें तो 1.1% पंजाब के अंदर, 1.1% टू 79.7%, इट इज ह्यूज अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट है। 79.7% हिल रीजन ऑफ कर्नाटका के अंदर, ठीक है, हिल रीजन ऑफ कर्नाटका के अंदर इस तरीके से 79.7% डैमेज जो है राइस के अंदर इसके द्वारा हो जाता है। इसमें जो राइस के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ मेजर पेस्ट कौन से हैं, एक तो बेंगालेंसिस है, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस जो ऊपर है, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। इसी के द्वारा इसके अलावा जो दूसरा है मस मेल्टोडा, मस मेल्टाडा और रेटस रेटस। तो ये कुछ कॉमन स्पीसीज है जो कि राइस के अंदर अटैक करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट क्रॉप आती है, दैट इज मेज। मेज के अंदर भी वही सीडलिंग और कॉब मैच्योरेशन, जब भुट्टा बनता है उसी टाइम पर भी अटैक करते हैं। तो जब सीडलिंग स्टेज होती है तो इसका अलग डाटा है और कॉब मैच्योरेशन का अलग डाटा है। देखो सीडलिंग स्टेज पर सबसे ज्यादा डैमेज पंजाब और कर्नाटका में होता है। मिनिमम पंजाब में है 10.7% इन पंजाब एंड 50 to 80% इन कर्नाटका। कर्नाटका में मेज की जो क्रॉप है सीडलिंग के टाइम पर 50 to 80% लॉस हो जाता है। इसी के अलावा अगर क्रॉप मैच्योरेशन की हम बात करें, भुट्टे की अगर बात करें, जब भुट्टा पक जाता है तब 1.9% जो है गुजरात के अंदर, कितना, 1.9% गुजरात जो मिनिमम है, एंड 24% इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहां पर 24% लॉस होता है कॉब मैच्योरेशन के टाइम पर। तो ये थोड़ा डाटा याद रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से वेजिटेबल फ्रूट्स की हम बात कर लेते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो वेजिटेबल्स में भी रोडेंट्स का जो है ये बहुत अटैक होता है ना, सभी वेजिटेबल पर, ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल स्पीसीज पर ये अटैक करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, है ना, लीफी वेजिटेबल हो, फ्रूटी हो, या फिर कुछ भी हो, है ना, जमीन के अंदर होने वाली जो क्रॉप है वो भी, सब पर ये अटैक करते हैं। और 0.6 to 19.9% इनका अटैक रहता है रोडेंट्स का, किस पर, वेजिटेबल पर। इसमें भी वही मस मस्कुलस है, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस है, मस बुडुगा है, मस मेल्टोडा है। इसी तरीके से वही जो कॉमन स्पीसीज है वही ज्यादा इन पर भी अटैक करती है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स भी जो है सीड और सीडलिंग स्टेज पर, नर्सरी में सबसे ज्यादा अटैक होता है इन पर, है ना, नर्सरी पर जब छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं तब इन पर अटैक होता है। इसके अलावा जब फ्रूट पक जाता है, राइपनिंग स्टेज ऑफ फ्रूट होती है, तब भी इन पर अटैक होता है। तो इस तरीके से ये ब्रोइंग कर देते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो रोडेंट्स होते हैं ये स्टोरेज में भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। आटा हो, खाद्यान्न सीरियल्स हो, पल्सेस हो, कोकोनट कोपरा हो, ऑयल सीड हो, एंड ट्यूबरस वेजिटेबल, ये सबसे ज़्यादा रोडेंट अटैक्स के लिए प्रोन होती है, सबसे ज़्यादा इन पर अटैक होता है, ठीक है। अब ये जो है ना स्टोरेज के अंदर कई तरीके से लॉस करते हैं, कई तरीके से हानि करते हैं। लॉस ड्यू टू कंजप्शन, देखो कुछ तो क्या करते हैं कि खा लेते हैं, जो भी स्टोर्ड फूड है, चाहे से वो सीरियल्स है या पल्स है, उसको खा लेते हैं तो उससे कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन कर देते हैं, किस तरीके से, हेयर गिर जाएंगे इसके वहां पर, ठीक है, अपना मुंह लगाएगा तो माउथ के अंदर कई सारे बैक्टीरिया है वो उसके अंदर मिल जाएंगे, तो इस तरीके से ये कंटामिनेट हो जाएगा पूरा का पूरा, जो हमारा स्टोर करा हुआ पदार्थ है वो कंटामिनेट हो जाएगा। या फिर आधा अधूरा खाकर छोड़ देंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल डैमेज, जो सीड है उनमें स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, आधा सीड खा लिया और आधा छोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो 18% ये लॉस हो जाता है कुल मिलाकर तीनों का, कंजप्शन, कंटेमिनेशन एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। तो स्टोर करने के बाद भी ये लॉस कर देते हैं। अगर हम एवरेज डाइट देखें किसी हाउस रेट की तो 20 से 25 ग्राम पर डे खाता है, मतलब अगर एक साल का हिसाब लगाएं
तो दैट इज 10 kg पर ईयर। 10 kg पर ईयर जो है इसका लॉस हो जाता है ना। 10 kg पर ईयर तक ये हानि पहुंचा देता है। तो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं चूहे तो, नॉर्मली घर के अंदर भी और फील्ड क्रॉप भी, है ना। अब एक बात यह है कि वाई रोडेंट्स आर सो सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्यों है, क्यों कंट्रोल नहीं होते हैं ये, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो इनका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब जगह ये पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई चूहा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए। और मेंस जो है फेल्योर है इसको मैनेज करने के लिए, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो हम जल्दी से इसको मैनेज कर पाए, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रोलिफिक ब्रीडिंग रेट, 800 से 1200 चूहे या ऑर्गेनिज पर ईयर ये पैदा कर देते हैं। तो इसलिए मैनेज करना इनको कठिन हो जाता है। इनके पास सेंसरी एंड फिजिकल एबिलिटी जो है इनहेरेंट होती है ना। बहुत ज़्यादा फिजिकली एबिलिटीज होती है, बहुत जल्दी तेज दौड़ भी लेते हैं, छुप भी लेते हैं, इस तरीके से। एक्यूट इंटेलिजेंस होती है ना। देख लेते हैं कि कहाँ कौन है, कहाँ बाहर कोई अगर कोई इंसान है तो छुपे रहते हैं, रात में निकलते हैं, ठीक है, चढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं, बहुत मतलब कि हाईली एक्टिव होते हैं, कुछ इस तरीके से हम इनको कह रहे हैं। वेरी हाई लेवल ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर, कहीं भी, है ना, कहीं भी इनको रख लो ये एडेप्टिव हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के, ठीक है, सब जगह ये पाए जाते हैं। तो एडेप्टिव बिहेवियर होने के कारण इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन है। प्रोलिफिक ब्रीडिंग की बात हो गई। स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनकी स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके की बनी होती है कि ये तेज दौड़ सके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते इनको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ रोचक बातें इनको हमें कह सकता हूँ, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है रोडेंट्स के। वेरी कीन सेंस ऑफ स्मेल, है ना, स्मेल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से आसानी से सूंघ पाते हैं। अपनी जो आगे की जो थूतन होती है उसको ये हिलाते रहते हैं, आगे वाले पार्ट को, और सूंघते रहते हैं। हाईली डेवलप्ड टच ऑफ सेंस एंड हियरिंग, है ना, सेंस का टच सेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और सुनने की क्षमता भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। कलर ब्लाइंड होते हैं, इनको कोई कलर नहीं दिखाई देता, ठीक है, कलर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, सब ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। लेकिन ये शेप को और मोशन को बहुत ही कम लाइट में, डिम लाइट में भी मेजर कर सकते हैं, 10 मीटर तक, 10 मीटर की लेंथ तक डिम लाइट में भी ये मेजर कर सकते हैं। इनका एक्सीलेंट सेंस ऑफ बैलेंस होता है ना, कहीं से भी इनको जंप करवा लो, कितनी भी हाइट से जंप कर जाते हैं, तो एक्सीलेंट सेंस ऑफ बैलेंस होता है, कहीं भी ये जा सकते हैं। इनकी जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट की हम बात करें तो 12 सेंटीमीटर पर ईयर ये बढ़ते हैं, है ना। इनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। स्विमिंग स्पीड भी अच्छी होती है, तो कहाँ नहीं, सब जगह पाए जाते हैं, जल थल नभ सब जगह। स्विमिंग स्पीड की अगर हम बात करें दैट इज 1.4 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी स्पीड है इन्हीं के हिसाब से। और अंडर वाटर 30 सेकंड तक ये रह सकते हैं। तो इनका ये एडेप्टिव बिहेवियर ही इनको बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये रोडेंट्स के जो कॉमन फीचर थे वो आज हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट रोडेंट्स के स्पीसीज का स्टडी करेंगे कि क्या क्या खास बातें हैं। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, या वहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और अगर अवेलेबल होगी उस चीज़ की PDF तो मैं श्योरली उसको अवेलेबल, मतलब श्योरली आपको दे सकता हूँ। थैंक यू।